हेलो बच्चों, स्वागत है आईआईटी जैम CSIR नेट के इस PW चैनल पे। तो हम लोग जैसे सीरीज देख रहे थे, टारगेट आईआईटी जैम सीरीज। इस सीरीज में हम लोग PYQ क्वेश्चन कर रहे थे। तो आज का जो PYQ है वो हमारा प्रोबेबिलिटी टॉपिक पे। तो आज का जो सेशन है बच्चों वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन ऑन प्रोबेबिलिटी। जितने भी हमारे अभी तक प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन बने हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? क्वेश्चन ऑन प्रोबेबिलिटी। तो इससे पहले हम लोगों ने बच्चों स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन जो था हमारा, उस पर PYQ हमने सॉल्व किया था। इस पे सॉल्व किया था हमने PYQ सॉल्व किया था अपना स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में बच्चों हम लोगों ने PYQ सॉल्व किया था। अब बात करते हैं अपना, स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी में। तो आज का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन ऑन प्रोबेबिलिटी है। तो तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो है ये, कैरालेट E1 E2 एंड E3 बी 3 इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी E1 इक्वल टू 4/5, प्रोबेबिलिटी E2 इक्वल टू 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी E3 इक्वल टू 9/2। देन ही से प्रोबेबिलिटी E1 यूनियन E2 यूनियन E3 ग्रेटर 9/2, E2 इंटरसेक्शन E3 लेस आर इक्वल टू 1/2, E1 intersection E2 intersection E3 less or equal to 1/6 and E1 union E2 less greater or equal to 4/5। तो बच्चों एक कॉमन रूल होता है प्रोबेबिलिटी में। जैसे इसमें कौन सी इनइक्वालिटी लगेगी? इसमें इनइक्वालिटी आपकी लगेगी बुल्स इनइक्वालिटी आप लगा सकते हैं इसमें। लेकिन एक कॉमन रूल होता है प्रोबेबिलिटी में। कॉमन रूल क्या कहता है प्रोबेबिलिटी का बच्चों? कॉमन रूल ये कहता है कि सपोज करिए हमारे पास दो इवेंट ए और बी हैं, दो इवेंट ए और बी है। तो ये ए यूनियन बी होगा जो अब हमने दो इवेंट डिफाइन किया, क्या? ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी हमने डिफाइन किया और ए इंटरसेक्शन बी डिफाइन किया। तो ए यूनियन बी जो होगा इसमें ऑलरेडी कंटेन होगा बी। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि ए यूनियन बी जो है ये आपका बिगर सेट होगा और इसका स्मॉलर सेट क्या होगा? बी या ए। मतलब बी या ए इसका सबसेट होगा। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं ये लिखूंगा कि ए यूनियन बी इज बिगर सेट, ए आर यहां ए यूनियन बी मतलब बी एक सबसेट होगा या फिर इक्वल भी हो सकता है या इक्वल हो सकता है। मतलब ए एक सबसेट होगा ए यूनियन बी का और बी भी एक सबसेट होगा ए यूनियन बी का। मतलब ए यूनियन बी बड़ा होता है तो उसमें बी भी कंटेन हो सकता है ए यूनियन बी बड़ा हो या फिर बी के ही इक्वल हो। यहां पर भी तो यहां एक ये रूल होता है सिंपल सा, हम लोग जब ये सेट थ्योरी का रूल होता है। इसी तरह इंटरसेक्शन में क्या होता है बच्चों? ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? ये छोटा होता है। तो इसमें से ये होगा कि ए इंटरसेक्शन बी या तो इक्वल होगा ए के और ए इंटरसेक्शन बी सिमिलरली आपका सबसेट हो सकता है बी। इतना हम लोगों ने पढ़ा है किसमें? ये सिंपल सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों यहां से हमें पता क्या चला? जब हम प्रोबेबिलिटी लगा देंगे तो हमें पता चला कि प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी जो होता है ये आपका ग्रेटर आर इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ए। आर हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी आपका जो होता है ए यूनियन बी ये ग्रेटर आर इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी बी, प्रोबेबिलिटी बी। सिमिलरली यहां से हमें क्या पता चला कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा, ए इंटरसेक्शन बी ये लेस आर इक्वल टू प्रोबेबिलिटी बी होगा, या सॉरी ए पहले कर दीजिए देन बी होगा, ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो यही रूल हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। तो अब ये तीन इवेंट हो जाए तो तीन इवेंट में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हमारे पास तीन इवेंट हो गए, सपोज करिए हमारे पास तीन इवेंट हैं, तो हमारा प्रोबेबिलिटी मान लीजिए E1 है, E2 है, E3 है। तो प्रोबेबिलिटी E1
हमारे पास अगर 3 इवेंट है बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन E3, तो ये आपका ग्रेटर आर इक्वल हो सकता है किसके, P1 के, PE1 के, PE1 ग्रेटर आर इक्वल हो सकता है आपका PE2, सिमिलरली ग्रेटर आर इक्वल हो सकता है आपका PE3। अब हमारे पास गिवन क्या है, हम गिवन वाली चीज यहां पर लिख लेते हैं। जो हमारे पास गिवन है वो हम यहां लिखते हैं। हमारे पास गिवन है बच्चों PE1 क्या है, PE2 क्या है एंड PE3 क्या है। ये तीनों प्रोबेबिलिटीज हमको दिया है, हम पीछे से देखते हैं। हमारे पास PE1 4/5 है, PE2 1/2 है और 9/10 है। तो ये 4/5 1/2, ये 4/5, ये 1/2 और ये आपका 9/10। तो हमने क्या बताया कि ये आपका यूनियन वाला प्रोबेबिलिटी तीनों से ग्रेटर आर इक्वल हो सकता है। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, ये 9/10 किसकी वैल्यू है, इसकी, तो ग्रेटर आर इक्वल टू 9/10। तो पहला आपका करेक्ट हो गया। पहला ऑप्शन क्या था, उसने पहला ऑप्शन यही बोला था उसने कि प्रोबेबिलिटी E1 जो होगा यूनियन E2 जो होगा यूनियन E3 जो होगा, ये आपका ग्रेटर आर इक्वल टू 9/10। तो ये आपका करेक्ट हो गया, ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिक से करेक्ट। अब आते हैं सेकेंड ऑप्शन। तो सेकेंड ऑप्शन बच्चों बोल रखा E2 इंटरसेक्शन E3, E2 इंटरसेक्शन E3। उसने सेकेंड में बोला है कि E2 इंटरसेक्शन E3, E2 इंटरसेक्शन E3 लेस, ये इससे किससे लेस होगा, ये लेस आर इक्वल टू आपने पढ़ा अभी पीछे, E2 होगा या E3। तो पहले हम E2 करते हैं। जैसे हम E2 की अब वैल्यू पुट करते हैं, E2 की वैल्यू हमारी क्या है, लेस आर इक्वल टू E2 की वैल्यू हाफ है। ऑप्शन में यही बोला है क्या, ऑप्शन में उसने यही बोला है, ऑप्शन में उसने बोला है कि E2 E3 लेस आर इक्वल टू, तो ये भी ट्रू होगा। तो आपका ए भी ट्रू, बी भी ट्रू। अब आते हैं डी पे बच्चों। तो डी पे E1 यूनियन E2 बोला है, उसने बोला है प्रोबेबिलिटी E1 यूनियन E2। तो हमने बताया कि E1 यूनियन E2 जो होगा, ये आपका ग्रेटर आर इक्वल हो सकता है किसके, E1 के, या हो सकता है E2 के। तो दोनों वैल्यू रखिए आप। तो जब आप E1 रखेंगे तो E1 आपका 4/5 है और E2 आपका 1/2 है। तो ये 4/5 की बात किया है, तो उसने 4/5 बोला है। तो जैसे आप E1 की वैल्यू रखेंगे तो ये 1/2, तो आपको यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ से आप कह सकते हैं कि आपका E1 यूनियन E2 जो है वो आपका ग्रेटर आर इक्वल टू हाफ। ये आपका डी भी ट्रू हो गया। तो आंसर बचा कौन सा, फॉल्स कौन सा हो गया, सी पार्ट। डी भी ट्रू आपने कर दिया तो आपका सी पार्ट ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स ऑप्शन है। फॉल्स मतलब यही आपका आंसर है, फॉल्स ऑप्शन यही है, यही आपका आंसर। उसने फॉल्स पूछा है, यहाँ उसने फॉल्स पूछा, फॉल्स। इसमें होगा क्या, इसमें होगा एक्चुअली में इसका आंसर P1 PE1 इंटरसेक्शन PE2 इंटरसेक्शन PE3। तो इसका आंसर जो बच्चों होगा वो, अगर हम बात करें इंटरसेक्शन की, तो इन जनरल अगर हम यहाँ पर बुल्स इनइक्वालिटी लगाएं, तो ये E1 इंटरसेक्शन E2 की बात किया है। तो E1 इंटरसेक्शन E2 जो आपका E1 इंटरसेक्शन E2 होगा, E3 होगा, इसका अपर बाउंड अगर आप चाहें तो इन इंडिविजुअल लिख सकते हैं। पहले P1 से होगा, P2 से होगा, P3 से, या फिर आप ये कह सकते हैं कि मिनिमम होगा आपका इन तीनों के, मिनिमम से होगा PE1 के, कामा PE2 के एंड PE3। ये आपका आता है किससे, बुल्स इनइक्वालिटी। तो ये मिनिमम आप P1 P2 P3, ठीक है। तो इन तीनों में से जो भी मिनिमम होगा उससे अपर बाउंड इसका आएगा वो। तो यहाँ पर जो भी मिनिमम होगा आप यहाँ से मिनिमम फाइंड करेंगे। तो मिनिमम आप फाइंड करेंगे तो सबको 10 बना लीजिए, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 5/10 हो जाएगा, वो ऊपर वाला 8/10 हो जाएगा। मिनिमम आपका 5/10 ही आएगा, तो यहाँ पर आपका 1/2 से मिनिमम आएगा, यानी E2 से मिनिमम। तो यहाँ पर लेस आर इक्वल टू 1/2 आना, ठीक है। तो ये आपका इस तरह अगर लेस आर इक्वल टू 1/2 होता तो आपका ये आंसर ट्रू हो जाता। ओके, तो ये क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। अभी हम बुल्स और बोन फेरारी इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, या यहीं पर देखते हैं। यहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं बुल्स और बुल्स इनइक्वालिटी की, तो बच्चों देखो बुल्स इनइक्वालिटी क्या बोलती है, बुल्स इनइक्वालिटी क्या बोलती है
बुल्स इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट ये है, जो आपका बुल्स इनइक्वालिटी है। तो बच्चों सपोज करिए कि हमारे पास A1 A2 AN इवेंट है, n इवेंट है, क्या क्या है, A1 है, A2 है आपका, तो वन ऐसे आपका AN है, तो वन ऐसे AN है आपका। हमारे पास n इवेंट है A1 A2 और AN। अब इसके बाद अगर हम बच्चों बात करते हैं तो हमारा जो बुल्स इनइक्वालिटी कहता है वो बोलता है कि यूनियन I इक्वल टू 1 to n AI, इसका जो अपर बाउंड होगा बच्चों ये होगा समेशन I इक्वल टू 1 to n PAI। अगर मैं दो इवेंट की बात करूं, A1 और A2 दो इवेंट की बात करूं, तो इन दो इवेंट के केस में A1 यूनियन A2, इसका जो अपर बाउंड होगा बच्चों वो होगा PA1 प्लस PA2। ये बोलता है आपका बुल्स इनइक्वालिटी। क्या बोलता है आपका, ये बुल्स इनइक्वालिटी बोलता है, ये बुल्स। अब इसी बुल्स में ये सेकेंड केस जो होता है बच्चों वो होता है बोन फेरारी इनइक्वालिटी, उसी को हम लोग बोलते हैं बोन फेरारी इनइक्वालिटी, बोन फेरारी इनइक्वालिटी। तो ये बताता है बच्चों आपका इंटरसेक्शन का। पहले वाले ने तो यूनियन का बताया आपको, यहां पर आपने यूनियन यूज किया, ये यूनियन यूज किया ये। अब यहां पर बच्चों ये इंटरसेक्शन का बताता है। तो अगर हम दो इवेंट की बात करें तो दो इवेंट के केस में बताता है कि A1 और इंटरसेक्शन A2 जो होगा, इसका जो लोअर बाउंड होता है, ये लोअर बाउंड ये आपका होगा PA1 प्लस PA2 माइनस 1, PA2 माइनस 1। और अगर हमारे पास n इवेंट हो जाए बच्चों, n इवेंट, तो इसको जनरलाइज कर लीजिए। तो हमारे पास अगर n इवेंट है तो इंटरसेक्शन I इक्वल टू 1 to n AI, ये आपका इसका जो लोअर बाउंड होगा वो होगा समेशन I इक्वल टू 1 to n PAI माइनस n माइनस 1। तो ये आपका होता है बोन फेरारी इनइक्वालिटीज। अब कुछ रिजल्ट इसमें और इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो हम बात करते हैं। जैसे हमारे पास एक रिजल्ट होता है बच्चों, हमारे पास एक रिजल्ट होता है जो बुल्स से ही बना है और प्रोबेबिलिटी की बेसिक डिफिनीशन आप यूज करेंगे। तो जैसे हमारे पास दो बाउंड, जैसे हमने A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B और A यूनियन B, तो इसका अपर और लोअर बाउंड आपको बताना है। इसका जो अपर बाउंड होता है बच्चों, इसका अपर बाउंड जो होता है वो होता है मिनिमम ऑफ PA कामा PB, मिनिमम ऑफ PA कामा PB। एंड इसका जो अपर बाउंड होता है यूनियन का, ये होता है मिनिमम ऑफ PA प्लस PB, PA प्लस PB कामा 1। अब इनका लोअर बाउंड आपको बताना है। तो ये लोअर बाउंड जो इसका आता है बच्चों, लोअर बाउंड जो आता है आपका, ये आता है मैक्स ऑफ 0 कामा PA प्लस PB, वेट अ सेकेंड, ये होता है आपका मैक्सिमम ऑफ 0 कामा PA प्लस PB P ऑफ B माइनस 1, ये होता है इसका लोअर बाउंड। और इसके लोअर बाउंड में बच्चों हम लिखते हैं मैक्सिमम ऑफ PA कामा PB, तो ये इसका यूनियन का लोअर बाउंड होता है, ये अपर बाउंड है। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। इस रिजल्ट पे भी जैम में अक्सर क्वेश्चन हमारे पास बन जाते हैं, एग्जाम में हमसे अक्सर क्वेश्चन इस रिजल्ट में पूछे जाते हैं। 2020 में भी हमसे क्वेश्चन पूछे गए थे कई बार ऐसे क्वेश्चन। इस समय इस साल इस ईयर भी हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद बच्चों बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो ये कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि EF और G तीन इवेंट है हमारे पास 3 इवेंट है और इन तीनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उसने बोला 0.1 है, गिवन की ये है। और
तो अब इसके बाद हम थोड़ा कंडीशनल की डिफिनीशन समझ लेते हैं बच्चों। तो हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि अगर ए गिवन बी हमें फाइंड करना हो तो हम इसको कैसे फाइंड करते हैं? इसका फार्मूला होता है आपका प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी बी। प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी होता है आपका ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी बी। तो सिमिलरली जब हम इस वाले, हमारे पास ये कंडीशन दी है तो बच्चों हम इस कंडीशन को लेकर चलेंगे। तो हमारे पास जो कंडीशन दी है उस कंडीशन को मैं अप्लाई करता हूं, यहां लिखता हूं पहले। तो ए गिवन एफ इंटरसेक्शन जी, दिस इज इक्वल टू, अपनी डिफिनीशन अभी हम लिखते हैं कि आपका पी ई गिवन एफ। डिफिनीशन मैंने क्या बताया कि ए इंटरसेक्शन ए गिवन बी जो होता है ये आपका इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये आपका डिफिनीशन कहता है बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद तो ये अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा क्या, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी डिवाइड बाय क्या होगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू, अब ई गिवन एफ की अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। यहां से हमें ये रिलेशन मिला, हमने इसका यूज किया। हमसे पूछा क्या, अब अपने पूछने वाले में आते हैं जो हमें फाइंड करना। हमसे फाइंड क्या करवा रहा, वैल्यू किसकी फाइंड करना। तो जिसकी वैल्यू फाइंड करना बच्चों, उसमें मैं कलर चेंज करके यहां लिख देता हूं। तो हमको वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी गिवन ई इंटरसेक्शन एफ। तो अगर मैं इसको और सॉल्व करूं तो ये प्रोबेबिलिटी होगा क्या, जी इंटरसेक्शन एफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, नीचे ई इंटरसेक्शन एफ से डिवाइड हो, ऊपर आपका जी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ हो। तो हम इस वाले को अगर इधर ले आए तो हमारा बन जाएगा काम। मतलब अगर मैं इसको यहां ले आऊं और इसको यहां प्लेस कर दूं तो हमारा जो फाइंड करना वही, अगर मैं इसको लिखूं तो ये ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, और इसको नीचे ले आऊं अगर, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ये आपका सिस्टम बन जाए आपका। ये आपने इसको ऊपर नीचे करके आपने काम आप बना लिया। तो अब हमको ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये वैल्यू आपकी इक्वल होगी, यही वैल्यू आपकी इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी गिवन ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ, ये वैल्यू इसी के इक्वल है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर सबको, इतनी बात सबको क्लियर। अब हमें दो वैल्यू चाहिए, कौन कौन सी, एक ये वैल्यू चाहिए, एक ये वैल्यू चाहिए। तो एफ इंटरसेक्शन जी भी हमारे पास गिवन है, ये वैल्यू यहां से फाइंड कर सकते हैं, और आपके पास एफ नहीं गिवन है लेकिन यहां आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ। तो ये लिखा है एक तरह से, अगर आप देखें तो ये आपका, अगर मैं इसको और फर्दर लिखना चाहूं तो आपका ये लिखा है एफ इंटरसेक्शन जी, ओके, एफ इंटरसेक्शन जी। तो यहां से जब आप फाइंड करेंगे इसको तो यहां देखते हैं तो आपका क्या आएगा, आपका एफ ई गिवन एफ उसने दिया है, जी गिवन एफ दिया है हमारे पास। तो ये होगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यही होगा ये। और ये इक्वल किसके दिया बच्चों, ये इक्वल दिया है 0.3 ये किसके इक्वल दिया है, 0.3 के। ठीक है, तो आपका यही वैल्यू फाइंड करनी थी हमको वहां पर। अगर आप इसको देखें पीछे तो आपको क्या फाइंड करना था, एफ इंटरसेक्शन जी गिवन एफ। तो आपका ये क्या लिखा है, एफ जी गिवन एफ, एक तरह से आपका ये क्या लिखा है, जी गिवन एफ। तो आपका ये 0.3 हो गया। ठीक है,
तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपको इस रिलेशन का यूज करके। एक यहाँ पर रिलेशन फाइंड करना, पहले इसको सॉल्व करके अपने क्वेश्चन का। ये हमारा बच्चों याद रखना, ये हमारा जो ये है, ये हमारा वैल्यू है, क्या फाइंड करना है हमको। तो यहाँ पर आपका आंसर जो आएगा वो 0.3 हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको यहाँ फर्दर सिंप्लीफाई किया देखने के लिए कि आपको ऐसे पता चल जाए। नहीं, वहां मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था कि एफ गिवन जी गिवन एफ दिया है ये, लेकिन आपको बताने के लिए मैंने बताया कि आप ऐसे सिंप्लीफाई करके चेक कर सकते। अब बात कर लेते हैं कुछ और क्वेश्चन हमारे पास है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन 12th लेवल पर ही आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, लेट ई एफ एन जी बी एनी 3 इवेंट विद प्रोबेबिलिटी ई इक्वल टू दिस, प्रोबेबिलिटी एफ गिवन ई इक्वल टू दिस, प्रोबेबिलिटी जी गिवन ई इक्वल टू दिस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन जी। तो अब इसमें जैसे हमारे पास पूछा है तो हमें सबसे पहले क्या करना, हमें सबसे पहले बच्चों वैल्यू लिख लेना, जो वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास गिवन है ई की, ये आपकी है 0.3। प्रोबेबिलिटी गिवन है हमारे पास एफ गिवन ई है, तो ये हो जाएगा आपका 0.2। और फिर उसके बाद हमारे पास प्रोबेबिलिटी गिवन है बच्चों जी गिवन ई, जी गिवन ई, ये हो जाएगा बच्चों आपका 0.1 गिवन है। और फिर हमारे पास गिवन है एफ इंटरसेक्शन जी, एफ इंटरसेक्शन जी गिवन ई, ये आपका है इक्वल किसके, 0.5। तो सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना, हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस एफ यूनियन जी। तो अब एफ माइनस ई माइनस एफ यूनियन जी, अब इस एरिया को देखते हैं बैंड डायग्राम से कि ये एरिया है क्या, आखिर हमें फाइंड क्या करना है। तो बच्चों सपोज करो कि हमको ई और एफ की जगह आप एक्स वाई जेड सपोज कर लो। जैसे उसने बोला है कि ई माइनस एफ यूनियन जी, तो अगर आप इसकी जगह ई की जगह एक्स कर दीजिए और एफ और वाई की जगह आप जेड कर दीजिए। तो सिंपल सा लॉजिक आप जानते हैं कि यूनियन का मतलब होता है क्या, मल्टी, इंटरसेक्शन का मतलब मल्टीप्लाई होता है आपका। तो आप ये एक तरह से जैसे ये कोई इवेंट भी आप ले रहे हैं ये, तो इस इवेंट का मतलब है यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो ये एक्स वाई जेड कॉम्प्लीमेंट, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब है एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड कॉम्प्लीमेंट। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इंटरसेक्शन को हम मल्टीप्लाई टाइप में लिख देते हैं, इंटरसेक्शन को अवॉइड करने के लिए साइन को, बाकी उसका मीन्स यही होता है। तो इसका मतलब क्या है, ई माइनस एफ यूनियन जी, मतलब एक्स माइनस वाई, सॉरी यहाँ पर यूनियन है ना कि इंटरसेक्शन, वाई यूनियन जी, वाई यूनियन जी। तो बच्चों इस डायग्राम को अगर हम सही से देखें तो हमारे पास 3 इवेंट हैं, एक एक्स है, एक वाई है और ये वाई है और ये आपका जेड है। इसके बाद इस डायग्राम में अगर आप देखें तो वो कह रहा है एक्स, एक्स ओनली एक्स हो लेकिन उसमें वाई यूनियन जेड इन्वॉल्व ना हो। तो वाई यूनियन जेड आपका कहाँ है, ये वाई है ये जेड है। तो वाई यूनियन जेड की अगर मैं बात करूं तो वाई यूनियन जेड आपका कौन सा एरिया लेगा, वाई यूनियन जेड का ये सर्किल, ये पूरा वाला सर्किल वाई यूनियन जेड ले रहा है, ये वाला सर्किल ले रहा है पूरा, ये वाला सर्किल, और ये वाला सर्किल ले रहा है पूरा। तो अगर मैं वाई यूनियन जेड की बात करूं तो आपका ये वाला पूरा एरिया वाई यूनियन जेड है, ये वाला पूरा एरिया क्या है आपका, वाई यूनियन जेड, वाई यूनियन जेड। तो हमको फाइंड कौन सी, वो कह रहा है वाई यूनियन जेड उसमें शामिल ना हो, माइनस किया वाई यूनियन जेड को और कह रहा है एक्स में। तो एक्स में ये भी वाई यूनियन जेड है, ये भी वाई यूनियन जेड है। तो एक्स हमारा ये वाला गोला है, ये वाला गोला ये यहां से जा रहा है। तो हमारा वाई यूनियन जेड इसमें शामिल ना हो तो बचा कौन सा पार्ट, तो बच्चों बचा जो हमारे पास पार्ट, वो हमारे पास ये वाला पार्ट बचा। तो इसी पार्ट को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, वाई यूनियन जेड, एक्स माइनस वाई यूनियन जेड। तो आपका ये पार्ट है एक्स माइनस वाई यूनियन जेड। और इसका मतलब क्या है, इस पार्ट में आपका एक्स तो होगा, इंटरसेक्शन वाई नहीं होगा, इंटरसेक्शन जेड नहीं होगा। यहाँ कॉम्प्लीमेंट लगाइए, यहाँ कॉम्प्लीमेंट। तो आपको ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, मतलब इस वाली इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। इतना सबको क्लियर हुआ होगा। तो अब वहां पर लिखते हैं अपने क्वेश्चन पे हम जहां पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो हमको फाइंड क्या करना है बच्चों, हमको फाइंड करना है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको फाइंड करना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ना हो, कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन जी ना हो। तो बच्चों अगर अब इसको सॉल्व करना है तो यहां से समझिए
एफ इंटर ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन जी कॉम्प्लीमेंट, अगर इसे हमें सॉल्व करना है तो सिंपल सा आप क्या करेंगे, सिंपल सा आप इंटरसेक्शन को मल्टीप्लाई मानिए, एफ को 1 माइनस एफ कर दीजिए और जी को 1 माइनस जी का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये आएगा ई माइनस एफ। ओके, प्लस आप यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा, एक मिनट, पहले आपका आएगा ई माइनस एफ, देन आप मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 1 माइनस जी, तो ये आपका बच्चों दे देगा ई माइनस एफ माइनस ई जी प्लस का आपका ई एफ जी, एफ जी। याद रखना मैं मल्टीप्लाई वाले को पहले बताया कि अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं ए बी तो इसका मतलब है आपका ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो अब आपका ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन जी कॉम्प्लीमेंट, इसकी वैल्यू ओवरऑल ये आ गई, ये आपने फाइंड किया। अब इसमें आप प्रोबेबिलिटी लगा दीजिए, तो आपका जो वैल्यू आया, आपका वैल्यू क्या आया, आपका वैल्यू आया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन जी कॉम्प्लीमेंट, इसकी जो वैल्यू आई बच्चों, इसकी जो वैल्यू आई ये किसके इक्वल आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जी, और यहां से प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ जी। जो इंटरसेक्शन लिखा है ये सारी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। तो देखते हैं वैल्यू हमारे पास ये चीज गिवन है, क्या गिवन है हमारे पास, ये 3। तो यहां से हम ई इंटरसेक्शन एफ निकाल सकते हैं, यहां से जी इंटरसेक्शन ई, और यहां से तीनों का। तो इस वाले इवेंट से फाइंड करते हैं, तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो आपका एफ इंटरसेक्शन ई की वैल्यू जो आएगी बच्चों, वो कितना आएगी, वो आएगी 0.3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब जब आप इस वाले को ओपन करेंगे, इस वाले इवेंट को, तो इस वाले इवेंट को जैसे आपने ओपन किया, जैसे आपने इस वाले को ओपन किया, इस वाले को, तो आपका यहाँ से मिलेगा, जो यहाँ से मिलेगा जी इंटरसेक्शन ई, जी इंटरसेक्शन ई, ये आपका इक्वल हो जाएगा 0.1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब जैसे आप थर्ड को ओपन करेंगे बच्चों, जैसे आप थर्ड वाले को ओपन कर देंगे, जैसे आप इस थर्ड को ओपन करेंगे, थर्ड को, तो आपको मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी आपका इक्वल होगा 0.5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू आपकी 0.3 गिवन है, तो आप ये सारी वैल्यूज अपने इस वाले एक्सप्रेशन पे रख देंगे, इस वाले एक्सप्रेशन पे। तो जैसे आप वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0.3 है, और ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है आपकी 0.2 इंटू, तो ये वैल्यू आपकी 0.2 इंटू 0.3 है, ये वैल्यू आपकी 0.1 इंटू 0.3 है, और ये वैल्यू आपकी 0.5 इंटू 0. तो अब यहाँ से यहाँ प्लस है, तो आप यहाँ से क्या 0.3 कॉमन लेंगे, तो आपका आएगा क्या 1 माइनस 0.2 माइनस 0.1 माइनस 0. सॉरी प्लस 0. तो आपका ये आएगा 1 माइनस 1, सॉरी ये 1.5, आपका 1.5 माइनस 0.3, इसमें 0.3 से मल्टीप्लाई कर, तो आपका ये फाइनली क्या आएगा, ये फाइनली आपका आंसर देगा 2। एक्चुअली ये 0.05 है, ये वैल्यू आपकी 0.05 बच्चों। यहाँ पर हमने क्या लिया था, हमने यहाँ पर बाय मिस्टेक अगर आप देखें तो हमने यहाँ पर 0.5 ले ली, तो इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। तो ये वैल्यू जो है आपकी, ये वैल्यू हमने मिस्टेक से क्या ले लिया था 0.5, तो ये 0.05 है बच्चों, ये 0.05 है। तो यहाँ पर भी सिमिलरली इरर होगा, तो 0.05
ये वैल्यू हमने इरर ले लिया था, इसमें हमने 0.5 ले लिया था, तो वो पूरा आंसर हमारा गलत दिखा। तो ऐसी कैलकुलेशन से, जैम में ऐसी कैलकुलेशन आप बिल्कुल मत करके आइएगा, नहीं ये सिली मिस्टेक आपके बहुत सारे नंबर, आपका मिस्टेक बहुत सारे नंबर आपको खा सकती है और आपके सिलेक्शन को रोक सकती है। आपके बहुत सारे नंबर ऐसे होंगे जो नहीं आपको मार्क्स मिलेंगे वहां पर, अगर आपने थोड़ा सा सिली मिस्टेक किया। सिली मिस्टेक जैम में कैसे होती है, पहले आप कैलकुलेटर का यूज नहीं जानते तो वो कैलकुलेटर आपकी मिस्टेक करवाएगा, इसलिए आप कैलकुलेटर का यूज अभी से स्टार्ट कर दिए। जैसे आप प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, कोई मॉक टेस्ट दे रहे हैं, वहां कैलकुलेटर आप यूज करिए, कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं वहां कैलकुलेटर यूज करिए, कैलकुलेट कुछ मत करिए अपने आप से। इसके बाद आपका इंटीग्रेशन मिस्टेक हो सकता है, आपका समेशन मिस्टेक हो सकता है, आपका ये वैल्यूज रखने पे वैल्यू, पॉइंट की वैल्यू, तो ये सब आपको बहुत कॉमन मिस्टेक एग्जाम में होती है। जब हमने भी जैम दिया था तो हमसे भी मिस्टेक हुई थी, ये सबसे होती है, लेकिन आपको कम से कम करके आना है वहां पर। तो आप जैसे यहाँ पर लिखेंगे माइनस, ये आपका है क्या 0.05 और ये मल्टीप्लाई होगा 0.3, तो यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस का 0.05। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 1 माइनस 0.5 माइनस 0.3, तो आप इसको सॉल्व करिए तो आपका ये यहाँ पर ये प्लस था, ठीक है, यहाँ पर ये प्लस, तो आपका ये 0.3 आएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 1 माइनस 0.5 से आप 30 को माइनस करेंगे तो आपका ये 5 आएगा और ये 7, तो ये 0.75 आएगा, ठीक है। तो ये आपका 0.75 और ये मल्टीप्लाई किससे 0.3, तो आपका जो आंसर हो जाएगा बच्चों हो जाएगा 0.225 आपका आंसर। तो 0.225 जिस पे होगा बच्चों वही आंसर हो जाएगा। तो किस वाले ऑप्शन पे है ये आपका है डी। तो ये सारे जैम के क्वेश्चन है, ये 2019 का क्वेश्चन है शायद, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा आप, जैम 2019 का क्वेश्चन है। अब आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन पे आने से पहले बच्चों कुछ चीजें मैं लिखवाना चाहता हूं। जैसे हमने सेट थ्योरी में लिखा था, पढ़ा था डी मॉर्गन्स रूल। तो अगर हमसे देखिए कभी ये पूछे ए अगर हम देखें तो अगर हम बात करें बच्चों तो हमारे पास देखिए हमने 2 फिगर लिया हुआ है। तो आप ये फिगर अभी के लिए इग्नोर कर सकते हैं ये वाला, क्योंकि ये आपने देख लिया है। ये वाले इवेंट की बात कर लें, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी वाले की बात करें तो आपका देखिए क्या होता है कि ये ए इंटरसेक्शन बी होता है आपका, ये आपको सबको पता है, ये पूरा ग्रीन वाला सेट आपका ए है, ब्राउन वाला सेट आपका बी है। ये ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों यहाँ 2 रिजल्ट बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपसे वो पूछ लेगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, आपको ये फाइंड करना है और आप यही मिस्टेक करके आएंगे एग्जाम में। ये है क्या एक्चुअली में ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो अगर आप देखें तो ये वाला एरिया है, ये वाले एरिया को हमने बोला है ये वाले एरिया। तो इस एरिया की प्रोबेबिलिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये एरिया की प्रोबेबिलिटी आपकी होल एरिया मतलब पी ए माइनस पी ये वाला ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आपका एरिया जो है ये होगा, ये प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी ए माइनस ए इंटरसेक्शन। तो याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी होती है प्रोबेबिलिटी बी के इक्वल, सॉरी यहाँ पर हमने बी लिखना चाहिए तो हमने यहाँ लिखा, तो ये बी माइनस, क्योंकि एरिया आपका क्या आया ये वाला बी वाले एरिया से हमने क्या माइनस किया इसको। अगर आप देखें यहाँ तो आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी है क्या, ये आपका है बी वाले होल इवेंट से हमने ए इंटरसेक्शन बी होल इवेंट है हमारा, ये होल इवेंट बी है, और इसमें से हमने क्या माइनस किया, इसमें से ही हमने माइनस कर दिया इस वाले पार्ट को, हमें मिला क्या ये वाला पार्ट, इसीलिए हमने पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली बच्चों आपका ये होता है जो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपका इक्वल होता है बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ये 12th की चीजें हैं, लेकिन आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर देती हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने डी मॉर्गन्स लॉ भी पढ़ा है कि ए यूनियन बी, अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, अगर हमें ये कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी, तो ये किसके इक्वल होता है, ये प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और यही इक्वल होता है आपका 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो ये सब कॉम्प्लीमेंट की है। अब ये डी मॉर्गन्स लॉ है, अब ए इंटरसेक्शन
इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की अगर मैं बात करूं, या फिर सीधा मैं बात करूं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये आपका इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। तो ये सब रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं बच्चों, ये रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। अब मैं बात करता हूँ यूनियन में, तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे। ए यूनियन बी वाले को मैं क्या लिख देता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहीं से ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो यहीं से आप ए इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हैं। अगर आपको ए इंटरसेक्शन निकालना हो तो इसको इधर ले आइए और यूनियन वाले को उधर ले जाइए। तो ये 3 रिजल्ट मैंने लिखा अभी तक जो यूजफुल थे। पहला आपका डिमॉर्गन से पहले दूसरे, नीचे वाला आपका एडिशन रूल है, इसको प्रोबेबिलिटी का एडिशन रूल। तो ये जनरलाइज भी किया जा सकता है, यही रूल आपका जनरलाइज रूल बनता है। जैसे मैं ए यूनियन बी यूनियन सी ले लूँ, ए यूनियन बी यूनियन सी ले लूँ, तो आपका ये रूल बनता है बच्चों, ये इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के प्लस आपका इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस आपका होता है ये प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन सी आपका बेटा सेकेंड, ये बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी सी इंटरसेक्शन ए एंड प्लस होता है यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो याद रखना यहाँ प्लस होता है, यहाँ प्लस, ये प्लस आपको याद रखना है, ठीक है, ये प्लस आपको याद रखना है, यहाँ प्लस होता है, तो उस प्लस को याद रखिएगा। तो ये आपका थ्री इवेंट है, आपके पास 3 इवेंट है, तो उसके केस में बच्चों होता है आपका। तो अब हम क्वेश्चन और करते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है। अब उसने देखो क्वेश्चन में भी यही बोला, इसलिए मैंने आपको पहले फार्मूला बताया है। उसने आपसे क्वेश्चन में क्या गिवन आपसे पूछा क्या है, बोला कि मेरे पास एक इवेंट पे PAI है, मतलब मेरे पास A1 A2 A 3 इवेंट है, A1 A2 A3। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ AI उसने दिया है, मतलब हर आई के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A2 A3 तीनों इक्वल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटरसेक्शन AJ उसने दिया है, और हमारे पास दिया उसने प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 दिया है। तीनों दिया है वैल्यू हमारे, 3 वैल्यू नहीं, इससे हमारे पास 3 इससे और एक इससे 7 वैल्यू हमारे पास गिवन है किया। तो ये 1/3 दिया उसने फॉर i इक्वल टू 1 2 3, i इक्वल टू 1 2 3 यहाँ से, और ये है आपका 1/6 फॉर 1 से बिगर i नॉट इक्वल टू जे, मतलब i j इक्वल नहीं होगा और ये आपका लेसर इक्वल। तो यहाँ से आपका क्या पता चला, अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो इस वाले इवेंट से आपको ये पता चला कि i की वैल्यू रखते जाइए। i की वैल्यू जब आप 1 रखेंगे तो ये PA1 आएगा प्लस PA2 आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 आएगा इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 आएगा। ये तीनों आपस में इक्वल हैं, और हाई किसके इक्वल, ये 1/3 के। अब इसके बाद बच्चों अगर आप i की वैल्यू 1 रखें और j की वैल्यू 2 रखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 ये इक्वल है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन A3 और ये इक्वल है आपका A3 इंटरसेक्शन A1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 इंटरसेक्शन A1, ओके। और ये इक्वल किसके, 1/6। यहाँ पर इस वाले से आपने निकाला, ये आपका सेकेंड वाले से आया। यहाँ आप i की वैल्यू पहले 1 रखेंगे और j की वैल्यू 1, सॉरी j की वैल्यू 2, क्योंकि उसने बोला है कि i और j इक्वल नहीं हो सकते, मतलब a प्रोबेबिलिटी ऑफ a, मतलब i को आप 1 पुट करेंगे और j को भी 1 पुट कर देंगे तो वो 1/6 नहीं है, वो है क्या, वो 1/3 है। तो A1 में यहाँ पर आप ये मत कहिएगा कि i को 1 रख रहे हैं, j को 1 क्यों नहीं रख रहे हैं सर, क्योंकि उसने बोला है कि i और j इक्वल नहीं होंगे। मतलब अगर i को आप 1 रख रहे हैं तो j को 2 रखिए,
अगर जे को 2 रख रहे हैं तो आई को 1 रखिए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से आया, और तीसरा आपके पास गिवन ही था जिसकी वैल्यू मैंने नहीं लिखा, ये वैल्यू आपके पास 1/6। अब इसमें उसने पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द इवेंट ऑफ A1 A2 A3 के। तो बच्चों अगर कभी नन की प्रोबेबिलिटी पूछे, जैसे उसने पूछा प्रोबेबिलिटी नन अकर, तो नन अकर का मतलब है नन A1 A2 अकर, प्रोबेबिलिटी दैट नन A1, इसका मतलब है बच्चों A1 A2 A3 में कोई भी इवेंट ना हो, A1 A2 A3 में कोई भी इवेंट ना हो, तो आप इसको लिख देंगे सीधा सा, ये होता है इक्वल 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A3, ठीक है। आपका किसके इक्वल होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3। नन का मतलब है कोई भी ना हो, तो आपने कहा कि 1 माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये जो इसका मतलब अगर आप लैंग्वेज में समझे तो नन का मतलब क्या है, नन का मतलब है कि आपका A1 भी ना हो, कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A2 भी ना हो, कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A3 भी ना हो। अभी हमने डिमॉर्गन लॉ में आपको बताया, अगर ये इंटरसेक्शन है तो डिमॉर्गन लॉ से आप क्या लिख सकते हैं इसको, A1 यूनियन A2 यूनियन A3, ये इतना सेट थ्योरी का डिमॉर्गन कहता है इसका कॉम्प्लीमेंट। दोनों तरफ आप प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी प्रोबेबिलिटी, यहाँ भी प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट की आपने पढ़ा है, ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आपने पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट जो होता है ये इक्वल होता है आपका 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो आपका ये A1 यूनियन A2 यूनियन A3। तो नन का जो मीनिंग होता है वो ये होता है, नन मतलब A1 भी ना हो, इंटरसेक्शन A2 भी ना हो, इंटरसेक्शन A3। इसी तरह अगर नन 2 में कहे तो 2 में क्या हो जाएगा, A भी ना हो B भी ना हो। एटलीस्ट 1 कहे तो A भी हो B भी हो, एटलीस्ट 1 कहे तो A, पहले A और B में कोई एक हो, फिर B और A में कोई एक हो, फिर दोनों भी हो सकते हैं। एटलीस्ट 1 का मतलब ये है। तो आपको चीजें समझना पड़ेगा, आपको इनका एक्सप्रेशन, जैसे वो एटलीस्ट है, एग्जैक्टली 2 है, एट मोस्ट 1 है, एट मोस्ट 2 है, तो ये सब आपको जानना पड़ेगा। तो अब आपका ये वाला वैल्यू फाइंड करना है, तो ये वाली वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, ये वाली वैल्यू के लिए आपको फार्मूला हमने बताया। क्या फार्मूला बताया हमने, हमने आपको फार्मूला यहाँ पर बताया, ये ए यूनियन बी यूनियन सी अगर फाइंड करना है तो हम ये वाला फार्मूला यूज, तो बस फार्मूला यूज कर दीजिए। तो जैसे आप फार्मूला यूज करेंगे वहां, तो एक्चुअली में यहाँ पर तीनों प्रोबेबिलिटीज इक्वल है पहले, तो यहाँ से आप यहाँ से आपका A1 यूनियन A2 यूनियन A3 जो आएगा, पहली बात A1 यूनियन A2 यूनियन A3 जो आएगा बच्चों आपका, तो पहला आएगा आपका 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, क्योंकि तीनों इक्वल हैं। फिर आएगा यहाँ पर माइनस का 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A1 इंटरसेक्शन A2, और फिर यहाँ पर आएगा प्लस का आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन, मतलब इसका मतलब आपका, जैसे अगर आपका इन जनरल मैं कह रहा हूं कि अगर ये इक्वल है और ये इक्वल है तो आप 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ मतलब इन द सेंस अगर मैं बात करूं इस वाले पे, जैसे हमारा ये है फार्मूला लास्ट वाला, अगर इस फार्मूले में अब मैं ये बोलूं कि आपका ये वाली प्रोबेबिलिटी और ये तीनों इक्वल हैं, तो आपका ये 3 है, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी प्लस प्रोबेबिलिटी सी, अगर ये तीनों आपस में इक्वल है तो आपको इसको 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ए लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये इक्वल है, ये इक्वल है और ये इक्वल, चेंज करते हैं। सिमिलरली मैं ये बोलूं कि ये इक्वल है आपका ये, और ये इक्वल है और ये, तो आप इसको -3 टाइम्स ए इंटरसेक्शन भी लिख सकते हैं। तो आपका ये केस बदल जाता है कब, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी यूनियन सी ये इक्वल हो जाती है किसके, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी यूनियन सी आएगा इफ आपका ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू सी। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ए यूनियन सॉरी ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए।
सी इंटरसेक्शन। अगर ये तीनों इक्वल हैं तो आपका जो यूनियन की प्रोबेबिलिटी आती है बच्चों, वो आती है ए यूनियन बी यूनियन सी। आपका आ जाएगा 3 टाइम्स, चाहे आप बी लिखिए चाहे यहाँ ए लिखिए, कुछ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखिए, बी लिखिए, सी कुछ भी, -3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, चाहे यहाँ बी इंटरसेक्शन सी लिखिए चाहे सी इंटरसेक्शन, प्लस आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। तो ये आप लिख सकते हैं ऐसे जब आपका ये, लेकिन ये आपका फॉलो होना चाहिए, ये वाला, ये आपका फॉलो हो, मतलब ये आपका दिया हो। तो मैंने वही लिखा है यहाँ पर मैंने सिर्फ यही लिख दिया है, क्योंकि वहाँ पर तीनों इक्वल थे आपके, यहाँ पर आपके तीनों ये इस वाले केस पे यहाँ पर मैंने वही चीज लिख दिया है आपका A1 A2 A3। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए बस। तो यहाँ पर जब आप वैल्यूज पुट करेंगे कहाँ पर, तो आपका 1/3 है, 1/6 है, 1/, जैसे आप वैल्यू यहाँ पर बच्चों वैल्यू पुट करेंगे, जैसे आप बच्चों यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो आपका 3 × 1/3, और ये माइनस का 3 × 1/6, और ये प्लस का 1/6, तो आपका ये आ जाएगा ओवरऑल 1 - 1/2 प्लस 1/6, तो आपका ओवरऑल 1/2 प्लस 1/6, दैट मीन्स 8/12 2/, तो 2/3 जो आंसर, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.667 आएगा। ठीक है, अब आते हैं बच्चों आपका और क्वेश्चन है हमारे पास। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमारे पास ये क्वेश्चन जैसे उसने गिवन किया है, इस क्वेश्चन से हम इंडिपेंडेंट इवेंट समझेंगे। तो उसने बोला लेट ई एंड एफ बी एनी टू इंडिपेंडेंट इवेंट विथ प्रोबेबिलिटी आपकी ई की भी 0 से 1 है, और प्रोबेबिलिटी आप जानते हैं कि 0 से 1 के बीच में ही लाई करती है हमेशा, और 0 से एफ के बीच में प्रोबेबिलिटी है, ये तो गिवन ही होगा। उसने बोला है कि नाइदर एफ गिवन हो नार ई गिवन हो, नाइदर ई आर नार एफ अकर, मतलब ना आपका एफ अकर हो ना आपका ई अकर हो, इसकी प्रोबेबिलिटी। देखो बच्चों, जैसे उसने बोला है इंडिपेंडेंट, तो हम समझते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है। तो हेडिंग में लिखते हैं ऐसे इंडिपेंडेंट इवेंट, पहले थोड़ा जान लेते हैं। तो बच्चों इंडिपेंडेंट इवेंट्स में अगर 2 इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे तो क्या होता है। मान लीजिए आपके पास 2 इवेंट ए और बी हैं, 2 इंडिपेंडेंट है। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए और बी 2 इवेंट हैं और ये इंडिपेंडेंट है, आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। अगर ए और बी आपके इंडिपेंडेंट हैं, देन बच्चों आपका होगा क्या, देन यहां से आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर बच्चों आपका ए इंडिपेंडेंट है बी से, ए इंडिपेंडेंट है किससे, बी से, तो यहां पर एक चीज और आप लिख सकते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, गिवन बी ये आपका इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, यहां पर बी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसमें। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए बच्चों किसके इक्वल हो जाएगा, बी गिवन ए, ये आपका बी के इक्वल हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेकिन अगर ए और बी आपके इंडिपेंडेंट हैं, मैं जो लिख रहा हूं यहां ये इंपॉर्टेंट है, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, बी आर इंडिपेंडेंट, आर इंडिपेंडेंट, ए और बी अगर इंडिपेंडेंट है बच्चों, तो आपका यहां से ए कॉम्प्लीमेंट बी भी इंडिपेंडेंट होगा, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी, और यहां से आपका ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट, ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट, और आपका यहां से ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम, ये तीनों आर आल्सो इंडिपेंडेंट, आर आल्सो इंडिपेंडेंट, ये तीनों भी इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, अगर ए आपका इंडिपेंडेंट है तो आपका ए कॉम्प्लीमेंट बी भी इंडिपेंडेंट होगा, बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बी ए कॉम्प्लीमेंट बी भी इंडिपेंडेंट होगा, बी कॉम्प्लीमेंट ए भी होगा, और दोनों में कॉम्प्लीमेंट, बस ये लिखा हो ए और बी इंडिपेंडेंट है। तो इतना इंडिपेंडेंट में क्लियर हुआ। अब यहां पर देखो ये लैंग्वेज का खेल था और इंडिपेंडेंसी का खेल था। वो कह रहा है नाइदर ई अकर हो ना आपका एफ अकर हो, ना ई अकर हो ना एफ अकर हो। इसका मतलब क्या है,
आपका ई भी नहीं अकर हो रहा है, आपका इंटरसेक्शन एफ भी नहीं अकर। इसकी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। हमने आपको क्या बताया? हमने आपको बताया कि अगर ई एंड एफ आपके इंडिपेंडेंट है। अब जैसे इस क्वेश्चन में तो पहला ऑप्शन आपको समझ में आया, इसको हमने कैसे लिखा, क्या ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, इतना समझ में आया। वो कह रहा नाइदर ई अकर हो नार एफ अकर हो, तो ना ही ई अकर हुआ इस पे ना ही एफ अकर। अब यहां पर हमारे पास क्वेश्चन में बोला है बच्चों कि ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, ई और एफ इंडिपेंडेंट है। ये हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी उसने दिया है। कहाँ दिया है? ये गिवन है, ई एंड एफ एनी टू इंडिपेंडेंट। तो अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट है तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि ई इंटरसेक्शन एफ भी इंडिपेंडेंट होंगे। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो पीछे के रूल से मैंने क्या बताया कि ई इंटरसेक्शन एंड एफ ई कॉम्प्लीमेंट एंड एफ कॉम्प्लीमेंट, ई कॉम्प्लीमेंट एंड एफ कॉम्प्लीमेंट आर आल्सो इंडिपेंडेंट। ये क्यों इंडिपेंडेंट है? क्योंकि आपके ई और एफ इंडिपेंडेंट। एक बार फिर से समझेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों गिवन किया है उसने कि ई और एफ आपके इंडिपेंडेंट है, ई और एफ इंडिपेंडेंट है। अगर ई एफ इंडिपेंडेंट है तो आपके पास तीन केस हो सकते हैं। क्या क्या? पहला केस होता है या तो ई कॉम्प्लीमेंट एफ दोनों इंडिपेंडेंट होंगे, या फिर आप ई में कॉम्प्लीमेंट हटा दीजिए एफ पे लगा दीजिए, या फिर दोनों में कॉम्प्लीमेंट लगा दीजिए, मतलब ई कॉम्प्लीमेंट और एफ कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे। अब ई कॉम्प्लीमेंट एफ कॉम्प्लीमेंट अगर दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो इंडिपेंडेंट की डिफिनीशन से मैं क्या लिख सकता हूं? बाय डिफिनीशन ऑफ इंडिपेंडेंट, ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी ये किसके इक्वल हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट। इतनी बात सबको क्लियर हुई? इतनी बात सबको क्लियर हुई? क्यों? क्योंकि अगर आप पीछे डिफिनीशन देखेंगे तो इंडिपेंडेंसी की डिफिनीशन जो मैंने लिखा था वो ये है, ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ए और बी के इंडिविजुअल मल्टीप्लाई के बराबर हो जाती है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट के। तो यहां से मैंने अब ई कॉम्प्लीमेंट एफ कॉम्प्लीमेंट को ओपन कर लीजिए, तो ये 1 माइनस ई, ये 1 माइनस एफ, तो आपका ये आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ। अब इसमें से आप क्या करिए कि उसने बोला एफ ही माइनस 1, उसने इसमें थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ा सा गेम खेला, मतलब थोड़ा सा, कुछ नहीं किया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया है। तो जब आप यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये पी एफ माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे, इस वाले से माइनस कॉमन लेंगे तो ये पी माइनस 1 हो जाएगा। तो आपका ये ओवरऑल ये आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपका ट्रू। क्यों ट्रू? याद रखना दोनों से माइनस कॉमन लेंगे तो आपका ये वाला आ जाएगा। ठीक है। अब वो कह रहा है एग्जैक्टली 1 ऑफ ई एंड एफ अकर, एग्जैक्टली 1 अकर हो। तो बच्चों याद रखना एग्जैक्टली 1 अकर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि अगर मैं बात करूं बच्चों एग्जैक्टली 1 उसने बोला है, तो मान लीजिए हमारे पास दो इवेंट ए एंड बी हैं, ए और बी इवेंट हैं। एट लीस्ट 1 का मतलब होता है बच्चों, एट लीस्ट 1 की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ये होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये होती है एट लीस्ट 1। और ये इक्वल होती है, हमने पीछे आपको बताया था कि ये इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन उसने बोला एग्जैक्टली 1, अगर एग्जैक्टली कभी बोल दे प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 तो ये वैल्यू इक्वल होती है बच्चों आपका, ये इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के माइनस 2 यहाँ होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। ठीक है, ये याद रखिएगा आप, ये याद रखिएगा, इसको समझिएगा कैसे आया, ये आपके लिए होमवर्क है, ये समझिए कैसे आया -2। तो बस वहां पर यही करना है आपको। उसने बोला है कि आपका एग्जैक्टली एफ और ई में एक अकर हो, एग्जैक्टली 1, तो आप एग्जैक्टली वाले को कैसे लिखेंगे? एग्जैक्टली के लिए तो प्रोबेबिलिटी यहाँ से एग्जैक्टली 1 आएगी आपकी, जो एग्जैक्टली 1 ये आपकी क्या आएगी? आपकी आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ -2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अब उसने बोला है कि ई और एफ इंडिपेंडेंट है। अगर ये बच्चों इंडिपेंडेंट हैं तो इंडिपेंडेंट की वजह से आपका ये 2 और ये दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएंगे अलग अलग। क्यों? क्योंकि उसने बोला है आपका इंडिपेंडेंट है, और यहाँ पर सिमिलर चीज लिख देंगे। तो आपका आंसर ये होगा,
आपका आंसर ये होगा, लेकिन उसने आंसर ये नहीं दिया, उसने बोला है यहाँ पर 2 हटा दिया, उसने यहाँ 2 हटा दिया, तो आपका 2 हटा दिया है, तो आंसर आपका ट्रू जो होगा बच्चों वो यही हो जाएगा, ये नॉट ट्रू होगा, तो आंसर यही होगा। लेकिन सी और डी भी देखते हैं, उसने बोला ई अकर बट एफ नॉट अकर, ई अकर बट एफ नॉट अकर, तो ई अकर हो और एफ ना अकर हो, ई अकर हो एफ ना अकर हो, तो इसका मतलब क्या है, ई अकर हो आपका इंटरसेक्शन एफ ना अकर हो, एफ ना अकर हो, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो ये मैंने क्या बताया कि ई और एफ इंडिपेंडेंट है, अगर तो ई एंड एफ कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे, ई और एफ कॉम्प्लीमेंट अगर इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट, ये इक्वल आएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के एंड 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो अगर देखते हैं ये ऑप्शन है, ऑप्शन उसने बोला है ये आपका, ये तो डायरेक्ट डिफिनीशन, ये तो डायरेक्ट डिफिनीशन ही लिख दिया। तो ये आपका, मैंने आपको ये फार्मूला पहले बताया था कि ये फार्मूला किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन। ये तो फार्मूला डायरेक्ट लिख दिया, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट जो बताया था, ये वाले फार्मूला, ये तो फार्मूला ही लिख दिया, तो ये तो ऑलवेज ट्रू होगा, चाहे इंडिपेंडेंट हो चाहे ना हो, चाहे आपके इंडिपेंडेंट हो चाहे ना हो, ये तो ऑलवेज ट्रू हो। ये वाले फार्मूले उसने लिखे हैं बच्चों, ये वाला फार्मूला, ये और ये दो। इसके बाद लास्ट ऑप्शन में आते हैं, लास्ट ऑप्शन में उसने क्या लिखा है, गिवन वाला लिखा है ना, उसने अकर लिखा है, उसने बोला है कि ए अकर गिवन दैट एफ डज नॉट अकर, तो ई अकर हो, इसका मतलब क्या है, ई अकर हो गिवन, गिवन मतलब गिवन का साइन बनाइए, और एफ ना अकर हो मतलब एफ कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने बताया था कि ई और एफ अगर गिवन है तो ऊपर वाली के इक्वल हो जाएगी, तो मतलब पी के इक्वल हो। एक बार और इसको समझ लीजिए आप, उसने बोला है बच्चों कि ई अकर हो और एफ ना अकर हो, उसने बोला है बच्चों कि ई अकर हो बट एफ ना अकर हो, लेकिन गिवन पे, उस कहने का मतलब ये है बच्चों, यहाँ समझते हैं, उसने बोला प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए कि ई गिवन, गिवन मतलब ये साइन, एफ ना अकर हो, एफ ना अकर हो। तो अगर मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर आपका ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट है तो नीचे वाले इवेंट का हमसे कोई मतलब नहीं है, ये इक्वल आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ई। अगर आप इसको फाइंड करना चाहें तो इसको ओपन करिएगा डिफिनीशन से, कि ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट नीचे एफ कॉम्प्लीमेंट, और ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट को हम प्रोबेबिलिटी ई मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी एफ कॉम्प्लीमेंट, मतलब आप यहां से इंडिपेंडेंट के केस में ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट को आप क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट, और नीचे भी आपका डिवाइड है इससे, इस वाली क्वांटिटी से इस वाली क्वांटिटी से, तो सिमिलर सिमिलर कट हो जाएगा और प्रोबेबिलिटी ई आ जाएगी। तो कभी अगर आपसे गिवन वाला पूछे तो हमने बताया आपको गिवन में, अभी पीछे रूल बताया कि गिवन में आपकी ए गिवन बी और बी गिवन ए, या फिर कॉम्प्लीमेंट भी लिख लीजिए, या फिर आप कॉम्प्लीमेंट भी लिखना चाहें तो कॉम्प्लीमेंट भी लिख लीजिए। इफ ए इंडिपेंडेंट बी, ये इंडिपेंडेंट का सिंबल है बच्चों, ए इंडिपेंडेंट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कॉम्प्लीमेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी कॉम्प्लीमेंट। ये तीनों की अगर हम बात करें तो नीचे वाली मत देखिए, ऊपर वाली के इक्वल होती है, ए के इक्वल होगा, ये बी के इक्वल होगा, ये ए कॉम्प्लीमेंट के इक्वल। ये छोटे छोटे रिजल्ट है, ये रिजल्ट कोई, ये जरूरी नहीं सब याद हो, ये आपको आने चाहिए, कैसे आए ये रिजल्ट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट्स कैसे आए ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर ये आपको नहीं आएगा तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। अब आते हैं बच्चों जो हमने डिस्कस किया थ्योरी, वो थ्योरी पे क्वेश्चन आया था, जैसे हमने इसमें क्या क्या बताया आपको, हर एक चीज बताया आपको पहले जब हमने पहला क्लास स्टार्ट किया था, पहला क्वेश्चन, उस पर हमने ये थ्योरी बताई थी कि इंटरसेक्शन जो होता है कुछ इज नॉट ऑलवेज ट्रू, तो हमने इंटरसेक्शन को बताया था कि आपका मिनिमम होगा ये ऑलवेज ट्रू होगा, और यूनियन वाला ये भी ऑलवेज ट्रू होगा, लेकिन एफ ए आपका ऑलवेज ट्रू नहीं होगा। आप ए को जैसे इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि एफ जो होगा आपका, एफ कॉम्प्लीमेंट ई कॉम्प्लीमेंट एफ
ये बच्चों आपका उसने बोला है कि मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम होगा इसके, ये मैक्सिमम होगा आपका 1 माइनस पीई माइनस पीएफ कंप्लीमेंट। ठीक है, तो आप इसको ओपन करके देख सकते हैं एक बार। आप इस वाले को ओपन कर लीजिए, मैक्सिमम के अंदर जो लिखा है कॉम्प्लीमेंट को हटा दीजिए। तो आपका ये कॉम्प्लीमेंट जो लिखा है 1 माइनस, ये लिखा है 1 माइनस, ये 1 माइनस पी कॉम्प्लीमेंट और ये माइनस पीएफ कॉम्प्लीमेंट लिखा है। तो ये आपका पीई के इक्वल है और ये आपका प्लस का माइनस का 1 माइनस का पीएफ के इक्वल है, पीएफ। तो यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो पीई प्लस पीई प्लस पीएफ -1, ठीक है, कामा जीरो, क्या है आपका पीई प्लस पीएफ -1। तो वो कहना क्या चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि प्रोबेबिलिटी आपका ई इंटरसेक्शन एफ जो है इससे बिगर होगा, क्या इससे बिगर होगा मैक्सिमम ऑफ पीई प्लस पीएफ कामा -1, 0। बट हमने क्या बोला था आपको थ्योरी पे, पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा तभी आपको ये दिखेगा। 0 अभी छोड़ दीजिए, आपने इसको सिंपल सा सॉल्व किया, इसकी जो वैल्यू आई आपकी वैल्यू ये आई, इसकी ये वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दिया इस वाली चीज, इस वाले पे। तो आपको दिखा क्या, मैक्सिमम पी प्लस पी एफ -1, 0। लेकिन हमने क्या आपको बताया था कि ये इसका लोअर बाउंड होता, अपर बाउंड नहीं होता। तो ये ऑलवेज ट्रू आपका कहाँ होगा, ये ऑलवेज ट्रू आपका कहाँ होता है, इंटरसेक्शन के केस। और बाकी आपका सब बताया था मैंने कि ये आपका यहाँ पर बच्चों आपका यूनियन होगा, ये ए यूनियन होगा, ई यूनियन एफ होगा, यहाँ पर ई यूनियन एफ होगा, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, ये ई यूनियन एफ होगा। प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ ये तभी बाउंड होगा मिनिमम ऑफ पी प्लस पी एफ, क्योंकि हमने ये भी आपको बताया था। ठीक है, तो ये सारा हमने आपको फार्मूले बताए थे, आप यहाँ देख सकते हैं, हमने पहले ही रिजल्ट लिखा था आपको आते ही। रिजल्ट कहाँ गया, ये रिजल्ट लिखा है हमने, क्या लिखा है कि आपके दो रूल होते हैं। अगर ए इंटरसेक्शन बी की मैं बात करूं तो इसका लोअर बाउंड जो होता मैक्सिमम पी ए प्लस पी बी -1, 0, इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा। इसका अपर बाउंड अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूं तो मिनिमम ऑफ पी ए पी बी। अगर यूनियन की बात करूं तो इसका लोअर बाउंड होता है बच्चों मैक्सिमम ऑफ पी ए पी बी, एंड इसका जो अपर बाउंड होता है वो होता है मिनिमम ऑफ पी ए प्लस पी बी, 1। इन दोनों में जो मिनिमम हो, ये वाली में, ये 1 में। हो सकता है पी और पीबी का सम 1 से ज्यादा हो रहा हो, तो हम ये नहीं कि 1 से बड़ी बिगर वैल्यू, 1 ही उसका अपर बाउंड होगा, क्योंकि वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी। तो ये रूल से आपका वो क्वेश्चन सॉल्व था। तो यहाँ उसने एक्चुअली में अपोजिट कर दिया था, बोल दिया था कि इंटरसेक्शन जो होगा ये लोअर बाउंड है इसका, लेकिन उसने बोल दिया था कि ये अपर बाउंड हो जाएगा, इसीलिए वो मिस्टेक हो गया था, वो क्वेश्चन में फॉल्स हो गया था पहला ऑप्शन। क्वेश्चन में पहला ऑप्शन इज नॉट ऑलवेज ट्रू। इस क्वेश्चन में पहला ऑप्शन आपका, इस क्वेश्चन में आपका पहला ऑप्शन नॉट ऑलवेज ट्रू, ये आपका ऑलवेज ट्रू नहीं होगा। पहला कौन सा, पहला आपका ऑलवेज ट्रू नहीं होगा। यहाँ पर यूनियन था बच्चों, यहाँ यूनियन है आपका, अगर इंटरसेक्शन होगा तो ये बनेगा नहीं, यूनियन था, वो थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। अब आते हैं बच्चों इस पे, तो आपका ये बोला है कि हमारे पास 3 इवेंट, फिर देखो उसने बोला है कि E1 इंटरसेक्शन E2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, E2 इंटरसेक्शन E3 की वैल्यू गिवन है, E1 E2 E3 E1, E1 E2 E1 E3, ठीक है, मतलब तीनों का इंटरसेक्शन, मतलब E1 E2 E2 E3 और E3 E1, E3 और E1, ये तीनों गिवन है इंटरसेक्शन, और फिर तीनों का इंटरसेक्शन मतलब E1 E2 E3 का इंटरसेक्शन। उसने बोला है कि अमंग E1 E2 E3 में प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2। तो बच्चों एटलीस्ट 2 का मतलब क्या है, जब हम एटलीस्ट 2 की बात करते हैं तो यहां लिख लीजिए आप
एटलीस्ट टू की अगर मैं बात करता हूं, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट टू इन थ्री इवेंट्स, तो ये इक्वल होती है आपकी एटलीस्ट टू का मतलब समझ रहे हैं, या तो दो हो या तो फिर दोनों तीनों हो। तो एटलीस्ट टू का मतलब पहले आप जानिए कि एटलीस्ट टू का मतलब क्या होता है। तो ये इक्वल होता है बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लीजिए कि तीन इवेंट E1 E2 है, तो इक्वल होता है E1 इंटरसेक्शन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटरसेक्शन E1 माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3। ठीक है, इसके इक्वल होता है बच्चों। तो अब सॉल्व करते हैं बच्चों। तो वैल्यू जो हमारे पास गिवन है वो हम लिखते हैं। तो वैल्यू हमारे पास गिवन है, पहले वाले की वैल्यू गिवन है आपकी 1/4, फिर 1/5, 1/5। तो पहले 1/4 यहाँ लिखिए, यहाँ प्लस का 1/5 लिखिए, यहाँ प्लस का 1/5 लिखिए, यहाँ माइनस का इंटू 1/5। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ये 2/5 प्लस 1/4 माइनस 2/6। तो आपका जो एलसीएम आएगा बच्चों वो 4, 5 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 30। 30 से कम बनेगा? नहीं, 30 से कम नहीं बनेगा। तो आपका ये 60 से कम बन जाएगा, 60 से कम बन जाएगा। तो आप 60 यहाँ एलसीएम ले लेंगे। पहले वाले में 5 से डिवाइड करेंगे तो 12, तो 24 आएगा, प्लस यहाँ पर 4 से 15 आएगा, माइनस का 4 आएगा, माइनस का 4। तो आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 9 3 माइनस आपका ये क्या होगा? माइनस आपका 4 डिवाइड बाई 6। तो आपका क्या आएगा? क्या आपका आएगा 35 डिवाइड बाई 60, यानी कि 35 डिवाइड बाई 60 का मतलब क्या है? इस 17/60। एक मिनट कहीं एक बार कैलकुलेशन चेक करते हैं। कैलकुलेशन में एक बार हम चेक करते हैं कि पहला आपका 1/4 है, फिर 1/5 है, फिर 1/5। तो आपका ये 1/4 यहाँ लिखेंगे, यहाँ 2/5 हो जाएगा, ये 1/5 है, ये भी 1/5 है, और ये माइनस का आपका 2/6 होता है। तो ये आपका एलसीएम में जो आएगा वो एलसीएम आपका यहाँ, अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 प्लस 2/5 माइनस का 2/, तो इसका एलसीएम हमने 16 बताया। 5 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है, 6 से, तो हमने इसका एलसीएम 16 बनाया, 16 बताया। ठीक है, इसका एलसीएम हमने क्या बताया? 16। अब हाँ मिस्टेक ये था, अगर पहला वाले में 4 आया था तो 4 से जब ये करेंगे तो 4 से 15, तो पहला आपका 15 आएगा, प्लस दूसरा आपका 5, तो ये 24 आएगा, माइनस का ये 20। ओके, दिस 20 हमने यहाँ 20 की जगह कुछ और लिख दिया था ना, वही मिस्टेक था। तो अब ये आपका 34, आपका 39 माइनस 20, ये आपका 39 माइनस 20, 39 माइनस 20 डिवाइड बाई 60, तो ये 19/60, ये 19/60 इसका आंसर होगा, 19/60 इसका आंसर। तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा? 19/60। तो 19/60 जिसमें लिख, तो कैलकुलेशन मिस्टेक से थोड़ा बचिए। वहाँ जैसे हमने कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ कुछ और लिख दिया था, 20 की जगह हमने यहाँ पर क्या 5 लिख दिया था, क्या लिख दिया था पता नहीं क्या लिखा था, कुछ भी आ रहा था यहाँ, 39 माइनस
तो ये 20 करेंगे तो 19 आ जाएगा, क्योंकि ये 6 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, 10 मल्टीप्लाई टू 20 आएगा। याद रखिएगा, ये जब एग्जैक्टली 2 की बात कहे तो हमारा ये उसका मतलब ये होता है, एग्जैक्टली 2 का मतलब ये होता है, ये इंपॉर्टेंट था इसमें एग्जैक्टली 2 का। अब एक क्वेश्चन बेस पे देख लेते हैं, फिर इसके बाद हमारे पास जितने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आए उनमें से मैंने मैक्सिमम कॉन्सेप्ट कवर करने की कोशिश किया है, बाकी आप PYQ करेंगे। अब आते हैं बेस थ्योरम पे, एक क्वेश्चन और है अपना। तो बेस थ्योरम में क्वेश्चन देखो बच्चों, हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ते हैं बेस के, ताकि आपको लैंग्वेज उसकी समझ में आ जाए। कह रहा है इन एथनिक ग्रुप, हमारे पास एक एथनिक ग्रुप है, 30% ऑफ एडल्ट मेल पॉपुलेशन इज नोन दैट हार्ट डिसीज। 30% पॉपुलेशन के पास हार्ट डिसीज है। तो यहीं से एक इवेंट पहले आप डिफाइन कर लीजिए। एच मैंने डिफाइन किया, एच क्या है, इवेंट दैट मेल हैज हार्ट डिसीज, मेल हैज हार्ट डिसीज, हार्ट की उसको बीमारी है, हार्ट डिसीज, हार्ट डिसीज, हार्ट डिसीज। ओके, इसके बाद क्या रहा, अ टेस्ट इंडिकेट हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल इन 80% ऑफ एडल्ट मेल्स विथ हार्ट डिसीज। अब कह रहा है कि हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल ने क्या बोला कि 80% जो है, जो कि हार्ट डिसीज वाले जो हार्ट डिसीज वाले पेशेंट है, उनका जो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसकी प्रोबेबिलिटी 80% है। बट द टेस्ट आल्सो इंडिकेट हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल इन 10% द एडल्ट मेल विथ नो हार्ट डिसीज। अब हमारे पास जो ऐसे मरीज है जिनके पास हार्ट डिसीज नहीं है, उनके जो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो 10%। तो आपके पास एक गिवन है, उसने प्रोबेबिलिटी आप गिवन किया है एच आपका गिवन किया 30%, तो 30% आप इतना लिखिए पहले। तो यहाँ से कॉम्प्लीमेंट की इवेंट क्या आ जाएगी, साथ साथ लिखते चलते हैं। तो आपका जो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा एच कॉम्प्लीमेंट, मतलब नो हार्ट डिसीज, ये 1 माइनस का 30/100, तो आपका ये 70%, मतलब 70/100, 70/100। अब हमको फाइंड क्या करना, कह रहा है कि एक हमने देन द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडमली सिलेक्ट एल्टरनेट, हमने एक मेल को रैंडमली सिलेक्ट किया। इसके बाद फ्रॉम दिस पॉपुलेशन, इस पॉपुलेशन से डज नॉट हैव हार्ट डिसीज गिवन दैट द टेस्ट इंडिकेट हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। अब एक इवेंट वो कह रहा है कि हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को प्रेजेंट करे, तो पहले आप सी एक इवेंट डिफाइन करिए। ये क्या है, इवेंट दैट मेल हैज हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, मेल हैज हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल लेवल, ठीक है। तो हमने दो इवेंट दिखाया, एच बोला कि उसको हार्ट डिसीज है, और सी जो कि उसको हाई कोलेस्ट्रॉल। वो कह रहा है कि ये गिवन है कि उसको कोई हार्ट डिसीज नहीं है, टेस्ट इंडिकेट हाई कोलेस्ट्रॉल गिवन दैट, ओके। हमसे पूछा है उसने कि गिवन कर दो, यहाँ गिवन कर दो कि उसको कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है लेकिन उसको हार्ट डिसीज नहीं है, ये फाइंड करो प्रॉब्लम। ये हमको फाइंड करना, तो हम ये बेज थ्योरम से फाइंड करेंगे, ये बेज थ्योरम से। अब उसने गिवन क्या किया, देखो जो 10% और 80% प्रोबेबिलिटी वो है, क्या कह रहा है कि एक ऐसा है जो कि हमने क्या किया कि अ टेस्ट इंडिकेट, एक टेस्ट है जो कि बताता है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल इन 80% ऑफ एडल्ट मेल विथ हार्ट डिसीज। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो ये गिवन है ना बच्चों, ये गिवन है कि हमारे पास जो पहले बात तो हमें हार्ट डिसीज हमारे पेशेंट को उसका हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हो, ये आपका 80%। लेकिन अगर उसको हार्ट डिसीज नहीं है, हार्ट डिसीज नहीं है और उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर हो तो ये 10%। उसने बोला था हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑफ 10% विथ नो हार्ट डिसीज, ये बोला है आगे। हाई कोलेस्ट्रॉल आल्सो टेस्ट इंडिकेट हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल इन 10% ऑफ एडल्ट विथ नो हार्ट डिसीज। 10% ऐसे भी आदमी है जिनमें उनका हार्ट डिसीज तो कोई नहीं, लेकिन उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ये जरूरी नहीं है। उसने बताया कि उसने 10% आदमी जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत है लेकिन वो बीमार नहीं है हार्ट के। अब हमारे पास दो प्रोबेबिलिटी ये और दो प्रोबेबिलिटी ये, क्या एच और एच कॉम्प्लीमेंट। ये आपका 30/100 है, मतलब 30/100, और ये आपका
70/100, 70/100। अब बात करते हैं आप इसकी। तो बच्चों बेस थ्योरम को हम इसमें इसको कैसे लिख सकते हैं, इस वाले टर्म को हम कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। तो इस वाले टर्म को देखो बच्चों, हम ऐसे लिखेंगे कि नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी, ऊपर केस है, तो ये सी गिवन एच कॉम्प्लीमेंट और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एच कॉम्प्लीमेंट, और नीचे आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन एच कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन एच इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। तो नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी होती है बच्चों, ऊपर केसेज की प्रोबेबिलिटी होती है। बेस थ्योरम यही बोलती है, ये बेज थ्योरम से है, ठीक है। नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी, ऊपर अपना याद रखने के वे में इसको इसका जस्ट अपोजिट कर दो, यहाँ सी ले आओ, यहाँ एच ले आओ और मल्टीप्लाई कर दो एच कॉम्प्लीमेंट। तो बेस थ्योरम आपको समझनी पड़ेगी। जैसे बेस थ्योरम की अगर मैं बात करूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, तो ये इक्वल होगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए के टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के। और यहाँ पर आपका जो होगा, यहाँ पर आपकी बहुत सारी इवेंट्स हो सकती हैं। बहुत सारी इवेंट्स से मतलब जैसे आपके जैसे यहाँ पर ए गिवन बी था, तो यहाँ पर जैसे बहुत सारी इवेंट का मतलब क्या है, यहाँ टोटल प्रोबेबिलिटी होती है। टोटल प्रोबेबिलिटी किसकी, जैसे यहाँ पर था आपका, यहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी क्या था, यहाँ सी गिवन एच कॉम्प्लीमेंट था, यहाँ सी गिवन एच कॉम्प्लीमेंट था, तो यहाँ बी गिवन ए कर देंगे आप, मान लीजिए यहाँ आप कर देंगे बी गिवन ए कर देंगे आप, और यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब A1 A2 मान के चलिए, तो यहाँ आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन A2 हो जाएगा, A2, यहाँ A1, यहाँ A1, यहाँ A1, यहाँ A1, यहाँ A1 करिए, तो इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये ऐसे आप। तो ये बेस थ्योरम से होता है। बेस थ्योरम में आपको पहले सारी प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम में लाइक्लीहुड प्रायर क्या होता है, इसके बाद आपको सब समझना पड़ेगा, तब जाके आप लिख पाएंगे। तो ये बेस थ्योरम का रूल है, ठीक है। अब ये बेस थ्योरम के रूल से आपको मैंने 2 के केस में बताया, ये n के केस में भी जनरलाइज किया जा सकता है बच्चों, ये n के केस में भी जनरलाइज किया जा सकता है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सारी वैल्यू पुट कर दो। जब वैल्यू पुट करोगे आप, तो पहली वैल्यू क्या है, कॉम्प्लीमेंट की है, तो पहली वैल्यू कॉम्प्लीमेंट की है, तो ये 10/100 मल्टीप्लाई 7/100। और नीचे क्या आएगा आपका बच्चों, नीचे आपका आएगा 10/100। एक तो ये प्रोबेबिलिटी हमेशा आएगी इंटू 70/100, और एक यहाँ पर आएगा आपका 80/100, और यहाँ पर 30/100। तो ये बच्चों आपका आएगा ऊपर 70, नीचे आपका ऊपर 70 नहीं, ऊपर 7 नीचे 100, ऊपर 7 नीचे 100, 7/100, और यहाँ पर आपका आएगा 24 + 7 एंड 37/100, 100 कैंसिल आउट, तो 7/30, 31, ये आपका अप्रॉक्सीमेट 0.22, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये बेस थ्योरम से, एक क्वेश्चन बेस से फिक्स रहता है, इसलिए बेस थ्योरम को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। बेस थ्योरम से एक क्वेश्चन फिक्स होता है। ये क्वेश्चन कैसा होगा, ये क्वेश्चन में कभी कभी वो डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मल, यूनिफॉर्म, ये सब लगा के क्वेश्चन पूछ सकता है। वो बोल देगा कि आपका ये यूनिफॉर्म फॉलो कर रहा है, कोई इवेंट दे देगा, नॉर्मल फॉलो कर रहा है, एक्सपोनेंशियल फॉलो कर रहा है, या फिर डायरेक्ट पूछ। ओके, तो ओके बच्चों, होमवर्क में क्या है, आप PYQ सॉल्व करिए, PYQ सॉल्व करिए, और जो भी मैंने रिजल्ट बताया, जो भी रिजल्ट, उस रिजल्ट को आप, रिजल्ट्स को आपको क्या करना है, आपको रिजल्ट्स को बच्चों रिकैप करना है, रिकॉल करना है, देखना है, समझना है कैसे ये आए। आप बुक देखिए या लिखिए उसको नोट पे। इस समय आपका बहुत पीक पॉइंट चल रहा है, इस समय आप रिजल्ट्स को लिखिए, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। तो आज का जो सेशन था हमारा, उस सेशन में हमने कंडीशनल के ऊपर क्वेश्चन देखे, इसके बाद बूल्स एंड बोनफेरानी इक्वलिटीज पे क्वेश्चन देखे, इसके बाद हमने जनरल क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के डिस्कस किया कि एग्जैक्टली 1 का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट 2 का मतलब क्या होता है, बेस थ्योरम में एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन हमने किया, बहुत अच्छे से क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। थैंक यू।